नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल आज हम करने वाले हैं संविधान के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न। चूंकि अब आपके सिलेबस में शामिल हो चुका है एडीओ में इंडियन जीएस। कौन सा शामिल हो चुका है? इंडियन जीएस अब आपके सिलेबस में शामिल हो चुका है। तो बिल्कुल आप हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन। और उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप प्री बीएड या प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अलग से सेपरेट बैच चल रहा है प्री बीएड और प्री डीएलएड के लिए। डेली 4 से 5 क्लास आपकी हो रही है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन करिए, जिसका एग्ज़ाम होना है 22 मई को। तो क्या अब तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है? क्योंकि इस बार थोड़ा सा खेल अलग चल रहा है प्री बीएड और प्री डीएलएड का। जैसा कि आप सबको पता है 6000 के आसपास पोस्ट है आपके बीएड में और 14000 के आसपास पोस्ट है आपके डीएलएड में। तो थोड़ा सा कसमकस इस बात को लेकर है कि इस बार आपको नंबर लाना है। पहले ये होता था कि जनरली आप एग्ज़ाम में बैठते थे और कोई भी प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाता था, पर अभी थोड़ा सा माहौल ख़राब हो चुका है और अब आपको प्री बीएड और प्री डीएलएड करने के लिए नंबर लाना है। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन करता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आना ही है। थोड़ा सा चक्कर खाए टाइप से लगेगा ये प्रश्न देखकर, पर एकदम आसान कर दूंगा मैं जब इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा तो, ठीक है। पर पहले थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग लगा लीजिए कि क्या है और कौन से अनुच्छेद की तरफ आप जाएंगे। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन की ओर यदि मैं बढ़ूं आगे, क्वेश्चन कह रहा है, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, कानून को लागू करने के मामले में, कहने का मतलब क्या है। हमने एक अनुच्छेद पढ़ा है जिसमें हमने पढ़ा है, ठीक है, विधि के समक्ष समानता एवं संरक्षण। याद होगा आपको, विधि के समक्ष समानता एवं संरक्षण। और क्लास में अक्सर मैंने कहा है, और क्या कहा है, तो याद रखना है विधि के समक्ष समानता एवं संरक्षण के बारे में बात कर रहा है। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है कानून के समक्ष समानता। विधि, विधि का मतलब मैंने क्लास में क्या बताया था आपको, कानून। अर्थात कानून सबके लिए क्या रहेगा, समान रहेगा, एवं कानून सबको समान रूप से क्या देगा, संरक्षण देगा। और यहाँ पर लिखा है कानून को लागू करने के मामले में। बस इतना ही क्लू आप पकड़ लेते हैं तो ये अनुच्छेद आपसे बन जाता। और बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने सही भी जवाब दिया है, कुछ बच्चों का गलत भी है। याद रखना है 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता एवं संरक्षण के बारे में बात करता है। और ये हमने कहाँ के संविधान से लिया है पूछेगा तो पूरा मौलिक अधिकार की यदि हम बात करें, पूरे मौलिक अधिकार को हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार यानी कि हम कहाँ से कहाँ तक
अनुच्छेद पढ़ते हैं मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार में हम अनुच्छेद पढ़ते हैं 12 से लेकर 35 तक, और इसे हमने कहाँ के संविधान से लिया है, तो याद रखना है अमेरिका के संविधान से लिया है। दूसरा, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या कह रहा है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो आपको यही वाला क्लू देख के समझ जाना था, कानून को लागू करवाना। और विधि का मतलब क्या होता है, कानून, और कानून सबके लिए क्या होता है, समान, एवं कानून सबको समान रूप से क्या देता है, संरक्षण। वही मैं बात करूं 28 का, तो 28 क्या कहता है, 28 कहता है सरकार के पैसे से चल रहे, किसके पैसे से चल रहे, सरकार के पैसे से चल रहे शिक्षण संस्थान, सरकार के पैसे से चल रहे शिक्षण संस्थान में, सरकार के पैसे से चल रहे शिक्षण संस्थान में कोई धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दिया जाएगा, कोई धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, तो आप सभी को पता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी अनुच्छेद को हम संविधान की आत्मा कहते हैं। इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के लिए 5 तरीके का क्या जारी करता है, रिट जारी करता है। वहीं हम अनुच्छेद 44 की बात करें, तो अनुच्छेद 44 क्या कहता है, भारत में रह रहे नागरिकों के लिए, भारत में रह रहे नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात करता है। ठीक है, किसकी बात करता है, एक समान नागरिक संहिता की बात करता है आपका अनुच्छेद 44, जिसको हम भाग 4 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान की कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है, बताइए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है, अनुच्छेद 15, 19, 21 या 29। चलिए ध्यान से बताइए आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टिकोण से। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं अनुच्छेद 15, कुछ कह रहे हैं अनुच्छेद 19, कुछ बच्चे कह रहे हैं 21, कुछ बच्चे कह रहे हैं 29। चलो देखते हैं हम कि आखिर अनुच्छेद 15 किसके बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद आपका 15 कहता है जाति, क्या कहता है, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 19 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता की प्राप्त करता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आरटीआई और पुतला जलाने की स्वतंत्रता, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं पर भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, प्रतिबंधित एरिया को छोड़ के भारत में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता और भारत में कहीं पर भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो 19 का अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जिनकी जनसंख्या कम है, हित मतलब भलाई, तो
अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और ये कौन कहता है आपका? अनुच्छेद 29 कहता है। और वहीं अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो यही हो जाएगा आपका आंसर 21। अनुच्छेद 21 क्या है आपका? निजता का अधिकार। क्या है आपका? निजता का अधिकार। अनुच्छेद 21 को निजता का अधिकार कहते हैं। और ये आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि सर ये कैसे अनुच्छेद 21 में डाल दिया गया है। अब मैं बताता हूँ निजता के अधिकार का मतलब क्या होता है। निजता के अधिकार का मतलब होता है जब भी आप किसी दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, वो तो अनुच्छेद 13 अल्पीकरण कहलाता था। लेकिन जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति का गोपनीय सूचना उजागर करते हैं, क्या करते हैं? जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति के गोपनीय सूचना को उजागर करते हैं तो वो कहलाता है निजता का अधिकार। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग इसका फ़ोटो उसका वीडियो वायरल कर देते हैं, तो उनके ऊपर जब कंप्लेन किया जाता है तो धारा 21 के तहत कंप्लेन किया जाता है कि इस व्यक्ति ने मेरे निजता के अधिकार का उल्लंघन किया है और मेरा फ़ोटो या वीडियो ज़बरदस्ती वायरल किया है करके। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ अज्ञात व्यक्ति किसी का फ़ोटो और वीडियो वायरल कर देता है कहीं पर, तो उसको जब कंप्लेन किया जाता है तो वो किसके तहत किया जाता है? धारा 21 के तहत, जिसे हम क्या कहते हैं? निजता का अधिकार। और निजता का अधिकार कहने का मतलब क्या है? यदि कोई व्यक्ति आपके गोपनीय सूचना को उजागर करता है, किसको? गोपनीय सूचना को उजागर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? निजता का अधिकार। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका? 21। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं बता पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन है। चलिए, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार, जिसके लिए हम अनुच्छेद पढ़ते हैं 14 से लेकर 18। ये तो है बिल्कुल आपका। शिक्षा का अधिकार, जिसके लिए हम अनुच्छेद पढ़ते हैं कौन कौन सा आपका? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 एवं 30, ये भी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके लिए हम अनुच्छेद पढ़ते हैं 23 और 24। संपत्ति का अधिकार पहले था पर अभी वर्तमान में आपका नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार आपका कैसा अधिकार है पूछेगा तो कानूनी अधिकार। भाग कहेगा तो याद रखना है 12, और अनुच्छेद कहेगा तो कौन सा है आपका? 300 का। अनुच्छेद कहेगा तो कौन सा है आपका? 300 का। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। यदि पूछेगा तो याद रखना है
समानता के अधिकार को तो हम पढ़ते हैं 14 से लेकर 18 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार भी पढ़ते हैं 29 एवं 30। शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए भी पढ़ते हैं 23 और 24। पहले आपका संपत्ति का अधिकार रखा गया था अनुच्छेद 31 में, जिसे वर्तमान में क्या कर दिया गया है, समाप्त। अब समाप्त कर दिया गया है तो वर्तमान में कुछ ना कुछ तो होगा आपका संपत्ति का अधिकार। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी अधिकार है, भाग है 12 और अनुच्छेद है 300 का। ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे ओवरलैप कर गया है। चलो ध्यान से पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो जी बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए फिर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। दूसरा, आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देशों के अनुरूप, ये वाला क्वेश्चन को छोड़ दीजिए क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये पेडागॉजी का प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग से अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण संविष्ट है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या समता का अधिकार? बताओ। हर प्रश्न में कुछ न कुछ आपको क्लू मिलेगा और उसी के माध्यम से आपको मिल पाएगा।
चलिए, क्वेश्चन क्यों रहा है, मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत। मैंने क्लास में कई बार कहा था कि आपके लिए खतरा हो सकता है कौन सा अनुच्छेद, 17। आपके लिए खतरा हो सकता है कौन सा अनुच्छेद, 17, क्योंकि 17 क्या कहता है, 17 से याद रखना है खतरा। आपके लिए खतरा हो सकता है यदि, आपके लिए खतरा हो सकता है यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता या छुआछूत जैसा व्यवहार करें, और इसके लिए हम अनुच्छेद कौन सा पढ़ते हैं, 17। अब यहाँ पर आपको चूंकि अनुच्छेद दिया नहीं है तो समझ कैसे आएगा, तो इसीलिए मैंने क्लास में अक्सर पढ़ाने के दौरान आपको बताया था, समता या समानता का अधिकार कहेगा तो कहाँ से कहाँ तक, 14 से लेकर 18 तक। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए अनुच्छेद कहेगा तो 32, स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कहेगा तो 19 से लेकर 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहेगा तो 23 से लेकर 24। चूंकि प्रश्न कह रहा है कि मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता या छुआछूत, और छुआछूत जैसा व्यवहार करोगे तो 17 से याद रखना है क्या हो जाएगा, खतरा। तो ये कौन से के अंतर्गत आएगा, समता या समानता का अधिकार, जिसके लिए आपने अनुच्छेद पढ़ के रखा हुआ है 14 से 18, और उसी बीच में आता है आपका 17। तो यहाँ पर केवल आपको कॉमन सेंस यूज करना था, ठीक है। और ऐसे ही सेम प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेंगे, तो बिल्कुल आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, ये सबसे फेवरेट प्रश्न है, एडीओ 2012 में ये प्रश्न दिया गया था, व्यापम का फेवरेट, पीएससी का फेवरेट है ये प्रश्न। बताइए इसका आंसर क्या होगा, और मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी बच्चा इसका गलत जवाब देगा। चलो जी बताओ। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला कह रहा है समानता का अधिकार, पहला कह रहा है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के लिए हम अनुच्छेद पढ़ते हैं 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, इसके लिए अनुच्छेद पढ़ते हैं 19 से लेकर 22 तक। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, इसके लिए हम अनुच्छेद पढ़ते हैं 29 से लेकर 30 तक। और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए अनुच्छेद पढ़ते हैं 25 से लेकर 28 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से बी होना चाहिए आंसर। एक बार आप लोग मैच कर लेंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल बी होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न के पहले आप लोगों को मिलवा देता हूं सीजी व्यापम के अंतर्गत प्रयोगशाला परिचारक। बिल्कुल, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बिल्कुल आप यदि प्रयोगशाला परिचारक के क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली आप यदि साइंस वाले हैं, आपका साइंस में कमांड है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी। सबसे पहले इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास परचेज कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न, मूल अधिकार के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करते हैं या करता है। पहला उद्देशिका, दूसरा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और तीसरा मूल कर्तव्य। चलिए बताइए। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं।
चलो जी, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है या करते हैं। पहला उद्देशिका, बिल्कुल सही है। दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी सही है। और मूल कर्तव्य, ठीक है, बिल्कुल ये तीनों आपके प्रतिबंधित करते हैं मूल अधिकार के अतिरिक्त भारत के संविधान। क्योंकि ये क्वेश्चन मूल अधिकार से संबंधित है और मूल अधिकार के अतिरिक्त पूछ रहा है, तो बिल्कुल इनके पास भी अधिकार है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की जाती है। और अगर कोई भी बच्चा इसका आंसर गलत किया तो क्लास में मैंने बताया था एक सिल लोढ़ा है मेरे पास, उस सिल लोढ़ा से जैसे ही मुंडी को मारूंगा इसका आंसर बाहर निकल जाएगा। चलो तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसका आंसर गलत देंगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता एवं संरक्षण। क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता एवं संरक्षण। दूसरा क्या है आपका, अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में समानता। और 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, या यही क्या कहता है मेरी भाषा में, छुआछूत का अंत। किसी भी व्यक्ति के साथ आप छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। और ये कहता है आपका अनुच्छेद कौन सा, 17। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किसमें इसे उपयुक्त कथन एवं समुचित ढंग से आर्थित होता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 42 के संविधान के अधीन उपबंध, अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं, और अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संविधान संशोधन के अधीन उपबंध। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत, निजता के अधिकार, निजता मतलब मैंने क्या बताया था, कोई भी व्यक्ति यदि आपकी गोपनीय सूचना को उजागर करता है, कोई भी व्यक्ति आपकी गोपनीय सूचना को यदि उजागर करता है
तो उसे हम कहते हैं निजता का अधिकार। और इसके लिए आप अनुच्छेद 21, इसके लिए आप अनुच्छेद 21 के तहत, जो कि भाग 3 में है आपका, इसके तहत आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं यदि कोई व्यक्ति आपकी गोपनीय सूचना को क्या करता है, उजागर। अगला, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी को निम्नलिखित में से किससे हटाया गया है? चलिए बताइए किससे हटाया गया है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि 44वां संविधान संशोधन, कौन सा आपका 44वां संविधान संशोधन आपका हुआ कब था? तो याद रखना है 44वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1978 में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि यह अनुच्छेद कौन सा है, 19 का फर्स्ट। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के लिए 25 से लेकर 28 तक। लेकिन अभी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31, जो कि वर्तमान में समाप्त है, यहाँ से हटाकर जोड़ा गया भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में। और अभी आपका वर्तमान में संपत्ति का अधिकार फिर क्या बन चुका है, कानूनी अधिकार। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है भाग 12 कानूनी अधिकार के बारे में बात करता है 300 क के अंतर्गत। और बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था। अगला प्रश्न, चलिए ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है आपका अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता, क्या नहीं आता? चलिए बिल्कुल हम देखते हैं, अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। एक चिकित्सक द्वारा घायल चिकित्सक सहायता करना नहीं आता पूछा है। दूसरा, कार्यस्थल पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न, ये भी आपका आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। पानी की गुणवत्ता दूषित हो तो इसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हो। मृत्युदंड, इसकी व्याख्या नहीं किया गया है आपके अनुच्छेद 21 में, ठीक है। मृत्युदंड के बारे में कोई व्याख्या नहीं किया गया है, बल्कि और बताया गया है कि आप खुद को भी मार नहीं सकते। अगला, संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन परिकल्पित है? बताइए ध्यान से, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो याद रखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात कर रहा है। तो मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, ये कौन सा अनुच्छेद है आपका? ये अनुच्छेद है आपका 23। कारखानों और खतरनाक कामों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाना है, अनुच्छेद 24। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। तो भाई जाहिर सी बात है, शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछ रहा है तो पहला और चौथा आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि सी वाला आंसर आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, कौन सा एक सही है बताइए। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में संविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। या डी, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। कौन सा एक सही है? सर टेलीग्राम में है ना?
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में संविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, यही होगा। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के लिए नहीं बल्कि सभी नागरिकों को देना है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? सी। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के क्या हैं? आपके दावे हैं। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना है, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, किन अनुच्छेदों के तहत उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का क्रमशः अधिकार है? बताइए किसके तहत है ये अधिकार? और इसका आंसर कोई गलत किया, क्योंकि मैंने क्लास में हर एक अनुच्छेद के साथ कहा है कि 12 से लेकर 35 तक किसी भी मौलिक अधिकार का यदि हनन होगा तो कौन से अनुच्छेद के तहत आप सभी करेंगे? चलिए, किन अनुच्छेदों के तहत उच्चतम व उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का क्रमशः अधिकार या शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 222 व 32, अनुच्छेद 36 व 226, अनुच्छेद 30 व 226, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 व 226। अब यहाँ पर लिखा है आपका उच्चतम न्यायालय। उच्चतम का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। और उच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट। तो मैंने क्लास में कई बार कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत आप क्या कर सकते हो? याचिका दायर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? याचिका दायर कर सकते हो। तो बिल्कुल आंसर क्या होगा? बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ पुलिस की लाइव क्लासेस चल रही है जिसमें आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है और बिल्कुल कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाइए तैयार। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो सीजीपीएससी प्री की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है जिसमें हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी जैसे कि आपको अविनाश सर जियोग्राफी और संविधान पढ़ाएंगे, अजय सर आपको सीसेट पढ़ाएंगे, हेमा मैम आपको इतिहास पढ़ाएगी, राकेश सर आपको साइंस और आपकी प्रौद्योगिकी वाला पोर्शन पढ़ाएंगे, नवीन सर आपको हिंदी और कंप्यूटर पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ कंटिन्यू क्लासेस चल रही है साध्य पीएससी एकेडमी में सीजीपीएससी प्री के लिए। तो बिल्कुल आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सब इंस्पेक्टर की मैं बात करूं तो इसके लिए भी अलग से आपका क्लासेस चल रहा है। बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी। इंडिविजुअल आपके सब इंस्पेक्टर के लिए क्लास चल रहा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है? हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है पर फिर भी याद रख लेना, धारा 309 है आपका। एक बार
आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया गया था, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पैनल कोड आईपीसी की धारा किसके तहत आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है। तो धारा कौन सा है? 309। मैंने क्लास में भी कहा था जब अनुच्छेद 21 पढ़ाया था तो कि आप खुद की मर्जी से मर भी नहीं सकते करके मैंने आपको क्लास में भी बताया था। तो थोड़ा सा देख लेना, ये क्वेश्चन हालांकि अब नहीं पूछेगा, उस टाइम आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया था, धारा 309 था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है? चलिए बताइए, बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है पूछ रहा है। भारतीय व शत्रु देशीय, दूसरा आतंकवादी व मित्र देशीय, शत्रु देशीय व मित्र, निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार वह शत्रु या देशीय। चलिए बताइए जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है पूछ रहा है। किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है? क्या चीज? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय व शत्रु देशीय, आतंकवादी व मित्र देशीय, शत्रु देशीय व मित्र देशीय, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार वह शत्रु या देशीय, वह शत्रु या देशीय। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन क्या कह रहा है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? बताइए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 13, 226 या 236, अनुच्छेद 13, 226 या 237, अनुच्छेद 13, 33 या 226, अनुच्छेद 13, 32 या 226। कहने का मतलब न्यायालय अपने ही दिए गए फैसले पर फिर से पुनर्विचार कर सकता है, अपने फैसले को बदल सकता है। तो जिस जिस अनुच्छेद को आप जानते हैं उसी को टिक कर दो। जैसे कि आप जानते हो अनुच्छेद 32 को, आप जानते हो अनुच्छेद 226 को, आप जानते हो अनुच्छेद 13 को, बाकी अनुच्छेद के बारे में तो आपने देखा ही नहीं है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? 13, 32 और 226। ठीक है, और बिल्कुल सीजीपीएससी की तैयारी करने वालों बच्चों के लिए बिल्कुल अभी क्लासेस चल रही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अब भी इसका आंसर नहीं बताए तो मैं क्या ही बोलूं आप लोगों को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसको आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 16। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन, लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरी में समानता। 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। पर शिक्षा से संबंधित उपाधियों को आप ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि पीएचडी करने के बाद डॉक्टरेट का उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना है। और अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत, और किसी भी व्यक्ति के साथ यदि आप छुआछूत जैसा व्यवहार करोगे तो 17 से याद रखना है क्या हो जाएगा? खतरा। क्यों?
संविधान आपको बिल्कुल ये अधिकार नहीं देता कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आप छुआछूत जैसा व्यवहार करो, और बिल्कुल यदि ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो चूंकि मैंने क्लास में कई बार कहा है 12 से लेकर 32 तक किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करते हो तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा युग्म सही नहीं है। देख रहे हो क्वेश्चन को किस किस तरीके से पूछ रहा है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलो जी बताइए। टेलीग्राम में नहीं, इसमें चलिए क्वेश्चन क्यों आते हैं। मानव के विरुद्ध व्यवहार तथा बलात् श्रम का निषेध, अनुच्छेद आपका 23 बिल्कुल याद रखना है। अनुच्छेद 23 किसके बारे में बात करता है, बलात् श्रम या इसे ही हम कहते हैं बेरोजगारी। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद कौन सा है आपका 29, ये भी सही है। अगला संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कहता है अनुच्छेद 32, ये भी सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन, ये आपका अनुच्छेद कौन सा है 29 और 30, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, क्योंकि अनुच्छेद 31 जिसे वर्तमान में क्या कर दिया गया है समाप्त, और पहले इसमें क्या रखा गया था, पहले इसमें रखा गया था आपका संपत्ति का अधिकार को, जिसे वर्तमान में हटा दिया गया है। तो बिल्कुल सुमेलित नहीं है पूछा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, डी। अगला प्रश्न चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए, किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। बताइए, संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या प्रधानमंत्री को। संरक्षक कहने का मतलब है जो आपको सुरक्षा प्रदान करे, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, तो याद रखना है न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट, बताते आ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत आप क्या कर सकते हो, याचिका दायर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, याचिका दायर कर सकते हो। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका, संरक्षण कौन करता है, न्यायपालिका। और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप एडीओ का त्रिनेत्र बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें केवल आपको आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज पढ़ाया जाएगा, ठीक है, केवल 3 सब्जेक्ट आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज पढ़ाया जाएगा, तो एडीओ की ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल क्लासेस चल रही है और बिल्कुल इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमार गुरुजी, हमार गुरुजी मतलब भविष्य के जो आप गुरुजी हैं उनके लिए भी बैच चल रहा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, अगला प्रश्न कहता है, और बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न कहता है संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार किसके अधीन नहीं है। क्या वह सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या मानववाद। कुछ ऐसे ही उटपुटांग प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा तथ्य रहेगा उसको मैं एमसीक्यू में करवाऊंगा आप लोगों को, तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है पूछा है, तो किसके अधीन नहीं है, सार्वजनिक व्यवस्था इसके अधीन नहीं है पूछ रहा है, स्वास्थ्य, सदाचार, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा, मानववाद।
याद रखना है। अनुच्छेद 25 किसके अंतर्गत आपका नहीं है, तो मानववाद, क्योंकि 25 क्या कहता है, अंतःकरण या व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है आपका अनुच्छेद कौन सा, 25। अगला क्वेश्चन, नागरिकों के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, भारत की संप्रभुता। दूसरा, न्यायपालिका का अपमान, लोक व्यवस्था, बल्कि कोई अवांछनीय रूप से आलोचना कर रहा है, इस आधार पे आप नहीं लगा सकते। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। और आज का आखिरी प्रश्न जो कि पेपर के दृष्टिकोण से बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग बताइए। आज का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा हमारा। और आखिर अगर किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सर आपने ये क्लास में नहीं पढ़ाया है करके, तो बिल्कुल वो बच्चा गलत भी नहीं सोच रहा है, क्योंकि वाकई में मैंने इस चीज़ को क्लास में नहीं पढ़ाया है। क्वेश्चन क्या रहा है, मौलिक अधिकार क्या कठोर है, बिल्कुल नहीं। मौलिक अधिकार क्या लचीला है, बिल्कुल नहीं। मौलिक अधिकार क्या अवाद योग्य है, बिल्कुल नहीं। मौलिक अधिकार क्या है आपका, वाद योग्य। वाद योग्य कहने का मतलब इसे आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत आप न्यायालय में इसे क्या दे सकते हो, चुनौती। अब अगर किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सर आप ये क्वेश्चन क्लास में नहीं करवाए हो या टॉपिक नहीं बताए हो लग रहा है, तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने शायद ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं होगा जब मौलिक अधिकार आपको पढ़ाया है और कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा होगा कि 12 से लेकर 35 तक किसी भी मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत कर सकते हैं। चूँकि आप लोग हिंदी ऑलरेडी पढ़ते हो तो याद रखना है कि आप इसे वाद योग्य कर सकते हो, यानी कि न्यायालय में चुनौती दे सकते हो। वाद योग्य कहने का मतलब क्या है, जिस मुद्दे पर आप बात कर सकते हो कानूनी तौर पर। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत आप क्या कर सकते हो, याचिका दायर। अब हम जाते जाते आपको कुछ और जानकारियाँ देना चाहते हैं। सीजी व्यापम का लक्ष्य बैच चल रहा है, ठीक है, जिसको बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मोर छत्तीसगढ़ का इंडिविजुअल बैच चल रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और जाते जाते एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि CGPSC प्री की क्लासेस चल रही है, जिसमें हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी जैसे कि अविनाश सर के द्वारा जियोग्राफी और आपको पढ़ाया जाएगा पॉलिटी, अजय सर के द्वारा CSET, हेमा मैम के द्वारा इंडियन हिस्ट्री, राकेश सर के द्वारा साइंस और प्रौद्योगिकी और नवीन सर के द्वारा हिंदी और कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल CGPSC प्री की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ये क्लासेस कंटिन्यू चलाई जा रही है। इसके अलावा यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साध्य PSC एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। और कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।